नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू का बदला। रात के 12 बज रहे थे। निर्मला जी नींद में खींचते हुए दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे ही देखती हैं आंखें चौड़ी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं। तू शादी करके घर आ गया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मनोज, माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं संगीता को पसंद करता हूँ, पर आप ही राजी नहीं थी। इसीलिए मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। निर्मला जी गुस्से से बोली, अरे वाह, न बैंड न बाजा न बारात, ऊपर से न 1 रुपया दान दहेज। ऐसे ही जैसे मंडी से सब्जी उठा लाए हो। ये कहाँ से पकड़ लाया है तू बेटा? माँ, संगीता मेरी पत्नी है और मैं इसे अपने दिल से अपनाया हूँ। निर्मला जी नाक सिकुड़ते हुए बोली, अरे, इसे तू अनाथ आश्रम से उठा लाया है क्या? ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मनोज अंदर घुसते हुए बोला, माँ, चाहे आप मानो या न मानो, शादी हो चुकी है। निर्मला जी आंखें तरेड़ते हुए बोली, शादी हो चुकी है तो तलाक भी हो जाएगा। तेरा बाप नहीं है तो अपनी मनमानी करेगा। मैं तेरे लिए एकदम शाही खानदान की लड़की देख रखी है, उसी को लाऊंगी बहू बनाकर। माँ, आप अपना गुस्सा और जिद छोड़ दीजिए और ये समझ लीजिए आपकी बहू आ चुकी है, चाहे आप दिल से अपनाए या ना अपनाए। दरअसल मनोज संगीता को कॉलेज के समय से ही पसंद करता था। संगीता के माँ बाप नहीं थे। मामा के यहाँ पली बड़ी है, लेकिन वहाँ जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मामा पियक्कड़ था, इसीलिए मनोज को अच्छी कंपनी में जॉब मिलते ही उसने तुरंत संगीता से शादी कर ली। निर्मला जी दहाड़ते हुए बोली, अरे, बिना खानदान की, बिना माँ बाप की, और तू कह रहा है बहू बना ली। मेरे जीते जी ये बहू इस घर में कदम नहीं रख सकती। मैंने तेरे लिए ऊंचे खानदान की लड़की देख रखी है। मनोज दृढ़ स्वर में बोला, माँ, आपने रुतबा देखा और मैंने इंसानियत। आप खानदान का नाम देखती हैं, मैं उसके दिल की सच्चाई। निर्मला जी तेवर चढ़ाकर बोली, मनोज, तू अच्छी खासी नौकरी करता है, हमारे खानदान में इज्जत है, और तू ये बोझ उठा लाया क्या इसीलिए तू हमें गांव से शहर बुलाया था? इससे अच्छा तो हम गांव में ही खुश थे। कल को लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते कई रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। माँ, मनोज से शादी के बाद संगीता की जिंदगी मानो कांटों भरी राह बन गई। निर्मला जी के दिल में उसे लेकर जरा भी अपनापन नहीं था। उन्हें तो बस एक ही बात खटकती थी, कैसे भी करके इस लड़की को घर से निकालना है, ताकि बेटे का दूसरा ब्याह किसी बड़े खानदान में करवा सकें। संगीता की ससुराल में एंट्री तो हो गई, पर न आरती की थाली सजी, न कोई रस्म रिवाज। मानो बहू नहीं, कोई आफत घर में घुस आई हो। सास ननद के चेहरे ऐसे बने थे जैसे किसी ने नीम का रस पिला दिया हो। घर का माहौल इतना ठंडा और तानों से भरा था कि संगीता के लिए हर दिन कांटों का बिस्तर बन गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन मनोज प्यार से बोला, माँ, संगीता के पास कुछ ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगा। निर्मला जी तुनक कर बोली, काहे की शॉपिंग? मैं दिला दूंगी उसे, और वैसे भी बहुओं पर इतना खर्च करने की आदत नहीं है हमारी। मनोज के ऑफिस जाते ही निर्मला जी बड़बड़ाई, ठीक है, गली का फेरी वाला आता होगा, उसी से 2-4 साड़ियाँ उठवा लूँगी, बस ज़्यादा रंग ढंग की उम्मीद न रखे। रूपा मुस्कुराकर ताना मारते हुए बोली, माँ, इसकी भी क्या ज़रूरत है? मेरे पुराने रिजेक्टेड कपड़े पड़े हैं, वही दे दो इसे। वैसे भी ये कौन सा दहेज लेकर आई थी जो अब हम उस पर पैसे उड़ाएं? निर्मला जी सहमति से सिर हिलाई, हाँ बेटी, तू सही कह रही है, दे दे अपने पुराने कपड़े। रूपा संगीता के कमरे में जाकर अकड़ कर बोली, लो भाभी, ये कपड़े। ऐसे भी कपड़े नहीं देखे होंगे तुमने, तुम्हारी यही औकात है। पुराने कपड़े फेंक कर चली जाती है। और उसी दिन शाम को रूपा अपनी सहेलियों के साथ मॉल में घूम घूम कर ब्रांडेड ड्रेस खरीद रही थी और माँ से
फ़ोन पर बोल रही थी, माँ देखो ना, ये शॉर्ट्स कितनी प्यारी लग रही है, मैं ले रही हूँ इसे। आखिर मुझे तो पार्टी शार्टी में घूमना पड़ता है। निर्मला जी खुश होकर बोली, ले ले बेटी, जितना मन करे तू ले ले, तू ही तो मेरी जान है। उन्हें तो बस एक ही बात खटकती थी, कैसे भी कर कर इस लड़की को घर से निकालना है, ताकि बेटे का दूसरा ब्याह किसी बड़े खानदान में करवा सकूं। इसीलिए वे हर मौके पर संगीता को ताने मारती, बेवजह के काम देती और छोटी सी गलती पर भी तूफान खड़ा कर देती। उनकी सगी बेटी रूपा भी माँ का पूरा साथ देती थी। दोनों मिलकर संगीता का जीना दुभर कर देती। पर संगीता भी कमज़ोर नहीं थी। उसका मनोज के लिए प्यार सच्चा और अटूट था। वह लाख परेशानियों के बावजूद इस घर को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ ससुराल नहीं, मनोज का घर था और मनोज ही उसकी ज़िंदगी का सहारा था। कुछ दिन बाद सुबह चाय पीते पीते मनोज ने मुस्कुराकर कहा, माँ संगीता को बोल देना शाम को तैयार रहेगी, हम मूवी देखने चलेंगे, फिर कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। यह सुनते ही रूपा के कान खड़े हो गए। वह ऐसे चुपके से मुस्कुराई जैसे कोई चोरी का प्लान पक चुका हो। शाम हुई। मनोज उत्साहित होकर बोला, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शो का टाइम हो रहा है। संगीता अलमारी से अपना नया सूट निकालने लगी, पर जैसे ही खोला, सीने पर बड़ा सा फाड़ा हुआ कट देख उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मनोज की भौवें चढ़ गई। संगीता ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तो इसे अलमारी में संभाल कर रखा था, ये अपने आप कैसे फट गया। फिर एक पल रुक कर गुस्सा भर कर बोली, ये काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है, आपकी प्यारी बहना का। मनोज का पारा चढ़ गया। चुप रहो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। भले ही वो तुम्हें पसंद न करती हो, लेकिन पीठ पीछे ऐसा घटिया खेल नहीं खेल सकती वो। संगीता बोली, अच्छा तो फिर ये सूट भूतनी फाड़ कर गई होगी, या हवा में उड़ते उड़ते चीरा लग गया होगा। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। संगीता और मनोज की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उधर कमरे के दरवाजे के पीछे रूपा कुर्सी पर आराम से बैठी थी, हाथ में चाय का कप, होठों पर एक शैतानी मुस्कान के साथ वो धीरे धीरे बुदबुदाई, वाह रूपा रानी, तू तो कमाल कर गई, एक सूट फाड़ा और घर में आग लग गई। भाभी जी, आपका रोमांटिक डिनर का सपना सपना ही रह गया। फिर एक दिन रूपा बोली, भाभी आज मेरे कुछ खास सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो कुछ स्पेशल खाना बना देना, और अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो पहले ही बोल दो। ये रही लिस्ट, मलाई कोफ्ता, भरवा बैगन, पनीर, मशरूम, कुलचे, सब टाइम से तैयार हो जाना चाहिए। संगीता चुपचाप लिस्ट लेती है, सुबह से लेकर शाम तक किचन में खटती है। रूपा बस सज धज कर सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती रहती है। एक सहेली बोली, अरे वाह रूपा, ये पनीर की सब्जी तो कमाल की बनाई है तेरी भाभी ने, ऐसा तो पहली बार खा रहे हैं, और ये शरबत एकदम लाजवाब। दूसरी सहेली बोली, सच में तुम्हारी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। यह सब सुनकर रूपा जल कुड़ जाती है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बना है, पर इतना भी तारीफ मत करो कि वह सर पर चढ़ जाए। बस ठीक ठाक है, खा लो, और ज़्यादा मत करो उसकी तारीफ। वैसे तो है तेरी भाभी बड़ी हसीन, देख जरा, बस एक सिंपल सूट पहनकर भी कितनी हसीन लग रही है। यही तो है इसकी असली ताकत। अरे इसी सुंदरता के दम पर तो इसने मेरे भैया को अपने जाल में फंसाया था, वरना घर की बहुएं तो दहेज लेकर आती हैं, ये तो हमारा ही धन लेकर मौज कर रही है। 1 रुपया भी हमारे हाथ नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत दहेज ले आती तो हमारा घर भी भर जाता। रूपा बोली। निर्मला जी यानी सास पीछे से सहमति से सिर हिलाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सुंदरता के जादू से बहू तो घर में आ गई, कहते हुए वह बाहर चली गई। संगीता रसोई के कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसके कान हर शब्द को पकड़ रहे थे
और दिल पर चोटें गहरी होती जा रही थी। पलकों से मोती से आंसू सरक कर गालों पर रास्ता बना रहे थे। शाम को पार्टी खत्म होते ही रूपा की सहेलियां जाने लगती हैं। संगीता भी एक थाली लेकर मलाई कोफ्ता कुलचे खाने बैठ जाती है तो रूपा प्लेट छीनते हुए बोलती है, सुनो भाभी, यह क्या तमाशा है? दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले इतने बर्तनों का पहाड़ पड़ा है, वह साफ करो। और माँ तो बाहर गई हैं। हमारे घर में जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं खाते तब तक बहुएं नहीं खाती हैं। जब तक मम्मी नहीं खाएंगी आप नहीं खा सकती। दीदी, सुबह से काम करते करते अब बहुत भूख लगी है। पहले जाकर बर्तन और रसोई साफ करो, फिर खाना खाना, रूपा बोली। संगीता की आंखों से आंसू बह निकले। संगीता बर्तन को देखकर रो पड़ी। बहुत ज़्यादा बर्तन थे। धीरे धीरे उसने बर्तन धोए और सासू माँ आ गई तो सासू माँ बोली, बहू, यह क्या, तू बर्तन धो रही है? जा, मैं धोती हूँ, तू खाना खा ले। माँ जी, अब बस 2-4 ग्लास पड़े हैं, धो ही लेती हूँ। बोला ना, जाकर खाना खा ले, अभी मुझे भूख नहीं है। रूपा यह सुनकर आश्चर्य थी। माँ क्या कह रही हैं? उनको क्या हो गया है? पीछे से मनोज भी घर में दाखिल हुआ। नज़ारा देखकर उसका पारा चढ़ गया। डाइनिंग टेबल पर संगीता आराम से खाना खा रही थी और माँ रसोई में बर्तन मांज रही थी। मनोज तमतमा कर बोला, संगीता, ये क्या सीखा है तुमने? माँ बर्तन धो रही है और तुम चैन से खाना खा रही हो। एक दिन कामवाली क्या नहीं आई, तुम्हारे हाथ पांव फूल गए। लगता है यहाँ आकर काम से जी चुराने की आदत पड़ गई है। सुना था मायके में बड़ी कर्मठ बनी फिरती थी। अब क्या हुआ? या वहाँ भी बस बातें ही बनाती थी? संगीता ने घबरा कर कहा, जी नहीं, वो सब बर्तन मैंने ही धोए हैं। माँ बीच में बोल पड़ी, बेटा देख ले, अब बहू आ गई है। कैसी बीबी लाया है तू? मनोज ने भौवे चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं अंधा हूँ जो तुम मुझसे झूठ बोल रही है? मैं देख नहीं रहा कि माँ बर्तन मांज रही है और तुम ठाठ से खाना खा रही हो? उसने गुस्से में और कहा, मैंने सोचा था तू संस्कारी निकलेगी। पर मनोज ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, और तुम कहती हो माँ और बहन तुम्हें परेशान करती हैं, पर मैं तो साफ देख रहा हूँ कि तुम ही मेरी माँ और बहन को तंग कर रही हो। अपना रवैया बदल लो संगीता, वरना अच्छा नहीं होगा। संगीता बड़ी उम्मीद से मनोज की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके शब्द तीर की तरह दिल में चुभ गए। अब तो खाना उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। वह रोते रोते अपने कमरे में चली गई। उधर रात को कमरे में रूपा और निर्मला जी अपनी जीत पर खिलखिलाकर बात कर रही थी। रूपा बोली, वाह माँ, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला आपने। भैया का गुस्सा सीधा भाभी पर निकलवा दिया। निर्मला जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटी, मैंने तो रास्ते में ही देख लिया था कि मनोज घर आ रहा है, तभी ये पूरा गेम रचा ताकि बेटा खुद अपनी आंखों से देखे और बहू को सबक सिखाए। मनोज दिल से संगीता को चाहता था, पर माँ और बहन पर उसका अंधा भरोसा था। उसे मालूम था कि शादी उसकी माँ की पसंद से नहीं हुई, इसीलिए माँ खफा है। मगर उसके दिमाग में ये बात बैठी थी कि माँ भले रूठी हो, पर बहू को तंग करने जैसी हरकत वो कभी नहीं करेगी। आखिर वो अपनी माँ और बहन को दूध से धुला हो मानता था। समय कुछ ऐसे ही पंख लगाकर उड़ रहा था। अचानक से एक रात को संगीता को जोर जोर से उल्टियाँ होने लगी। मनोज घबरा कर चिल्लाया, तुम भी ना अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, न जाने क्या उल्टा सीधा खा लेती हो। अब देखो बदहजमी हो गई। फिर बिना देर किए बोला, चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर ने चेकअप किया, मुस्कुराते हुए रिपोर्ट थमाई और बोला, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मनोज की आंखें चमक उठी। वो तो खुशी से बच्चे की तरह उछल पड़ा। संगीता, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। घर आकर बोला, माँ मुंह मीठा कर, खुशखबरी है, संगीता माँ बनने वाली है और तुम दादी। अब संगीता की अच्छे से केयर करना होगा। यह खबर सुनते ही निर्मला जी और उनकी लाडली बेटी रूपा
के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। जिस दूसरी शादी का महल उन्होंने मन ही मन खड़ा कर रखा था, वह पल भर में ध्वस्त हो गया। निर्मला जी के दिल में तो जलन का समंदर उमड़ पड़ा। रूपा के ओठ भी खिंच गए, पर दोनों ने झट से नकली मुस्कान ओढ़ ली। निर्मला जी मीठा लहजा बनाते हुए बोली, अरे ये तो बहू अच्छी खबर है। बहू, अब तो घर में रौनक ही रौनक होगी। पर उनकी आंखों में छुपी चुभन साफ झलक रही थी। फिर भी झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, पुरानी बातें मैं कब की भूल चुकी हूँ। मैं बहू को अपनी बेटी समझती हूँ, मैं उसके अच्छे से केयर करूँगी। दूसरे दिन मनोज के दफ्तर जाते ही रूपा गुस्से से बुदबुदाई, माँ, हम तो इसको घर से बाहर फेंकने का सपना देख रहे थे और ये तो हमारे ही घर में रानी बनकर बैठ गई। ऊपर से मालकिन बनने का प्लान भी बना लिया। अब हम भाई की दूसरी शादी कैसे करवाएंगे? निर्मला जी ने ओठ भिजते हुए लंबी सांस ली। हाँ बेटी, तेरी बात 100% सही है, पर करे भी तो क्या? तेरे भाई के सर पर तो संगीता के प्यार का ऐसा भूत चढ़ा है कि अब उसे उतारना आसान नहीं है। हमें कोई और चाल चलनी होगी। कुछ महीने बाद मनोज को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। मनोज के ऑफिस टूर पर जाते ही घर का माहौल बदल गया। उसने जाते जाते कहा था, माँ, मेरी गैर हाजिरी में संगीता का खास ख्याल रखना। उसकी तबीयत इन दिनों नाजुक है। निर्मला जी ने नकली ममता के साथ मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, यह भी कोई कहने की बात है। तू निश्चिंत होकर जा। लेकिन जैसे ही मनोज गया, निर्मला जी और रूपा की आंखों में शैतानी चमक आ गई। संगीता की तबीयत इन दिनों वाकई बहुत खराब थी। उल्टी, चक्कर, कमजोरी। फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उधर रूपा को तो यह सब जरा भी बर्दाश्त नहीं था। उसने सुबह सुबह बैग उठाया और दोस्तों के साथ पिकनिक पर निकल गई। दोपहर 12 बजे निर्मला जी ने गुस्से में दरवाज़ा पीटा, बहू, ये तेरे संस्कार है। मैं यहाँ सिर पकड़कर बैठी हूँ। सुबह से सोच रही हूँ कि बहू गर्मा गर्म चाय लाकर देगी और तू चादर तान कर महारानी बनी बिस्तर पर पड़ी है। जरा भी शर्म नहीं आती। संगीता ने थके हुए स्वर में कहा, माँ जी, मुझे तो उल्टी हो रही है। आप रूपा दीदी से कह दीजिए आज वह चाय बना ले। निर्मला जी ने आंखें तरेड़ दी। रूपा, वो तो दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई है। उसकी उम्र मज़े करने की है, काम करने की नहीं। जब वह लौटेगी उसके लिए भी तो अच्छे अच्छे पकवान बनाने होंगे। चल उठ, पहले मेरे लिए चाय बना और फिर रूपा के लिए कढ़ाई चढ़ाना। संगीता का सब्र का बांध अब टूट चुका था। वह लेटे लेटे चुपके से ही चादर के अंदर से ही मनोज को फ़ोन मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। फिर बोली, माँ जी, मेरी तबीयत सच में। निर्मला जी बीच में ही चिल्लाई, हे भगवान, हमारी किस्मत फूटी थी जो तू इस घर में आई। न रंग रूप का फ़ायदा, न दहेज का, न जाने कहाँ के अनाथालय से उठा लाए मेरे बेटे ने तुझे। मनोज के 2 आंखों पर पत्थर पड़ा था। पागल हो गया था तेरे रूप रंग में। ये तेरे मायके के संस्कार होंगे, हमारे नहीं। संगीता ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ जी, अगर मैं आपको अच्छी बहू नहीं लगती तो आप भी किसी आदर्श सास के खिताब के हकदार नहीं हैं। ओहो, अब तेरी जुबान भी चलने लगी है। निर्मला जी बोली, याद रख, अभी मनोज यहाँ नहीं है जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। चल रसोई में जा और काम कर। प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, हमने भी पेट में बच्चा लिए बर्तन मांजे हैं, रोटियां सेकी हैं। निर्मला जी कमरे से गुस्से में पांव पटकते हुए निकली तो संगीता ने तुरंत फ़ोन उठाया और मनोज को रोते हुए कहा, मनोज, मैं रोज़ कहती हूँ ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी रूपा दीदी मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है, लेकिन तुम तो हमेशा यही बोलते हो ऐसा कुछ नहीं है। आज सुन लिया ना सबूत के साथ, इसीलिए मैंने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया ताकि तुम्हारे कानों को भी सच्चाई चुभे। उधर मनोज कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी सांसें तेज हो गई। ये सब मेरी माँ ने कहा। हाँ सोचो,
जब तुम यहाँ नहीं होते तो क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे। मनोज हक्का बक्का रह गया। ठीक है संगीता, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। मैं लौटते ही माँ और रूपा दोनों की खबर लूँगा। तब तक तुम बस चुपचाप अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। संगीता बोली, ठीक है, ख्याल रखूंगी मनोज, पर याद रखना इस बार मैं चुप रहने वाली नहीं। इधर मनोज जैसे ही घर लौटा तो घर में फैला अजीब सा सन्नाटा भी उसे अजीब लगा। लेकिन उससे पहले कि वह संगीता से बातें कर पाता, अचानक उसके माथे पर पसीना छलक आया। कदम लड़खड़ाए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे मनोज, ये क्या हुआ? निर्मला जी और रूपा चीख पड़ी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने भागते दौड़ते उसे इमरजेंसी में ले लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मरीज को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जब होश में आएगा तभी स्थिति साफ होगी। संगीता के हाथ ठंडे पड़ गए। डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है मेरे मनोज को? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक रिपोर्ट में कुछ साफ नहीं है। हमें शक है कि ये किसी अचानक शॉक या स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है, लेकिन पक्का बताने से पहले हमें और जांच करनी होगी। निर्मला जी और रूपा की आंखों में भी घबराहट थी। जैसे ही मनोज ने धीरे धीरे आंखें खोली, उसकी नज़र सबसे पहले दरवाजे पर खड़ी संगीता पर पड़ी। संगीता, उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। यह सुनते ही संगीता उसकी तरफ भागी। मनोज, आखिर आपको हुआ क्या है? आप तो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ आते ही डॉक्टर लोग मुझे कुछ बताते नहीं। मैं तो डर के मारे पागल हो गई हूँ। मनोज ने कांपते हाथ से संगीता का हाथ थामा, फिर उसके पेट पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ये मेरा सपना है। मैं जल्दी ठीक होकर घर आऊँगा। अब तुम घर जाओ। मनोज का 1 हफ्ते तक इलाज चला, पर उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन जो हुआ, डॉक्टर की आंखों में भी सहानुभूति थी, लेकिन आवाज़ में भारीपन था। उन्होंने कहा, मनोज के दिल में जन्म से ही एक छेद था जो सालों तक छुपा रहा। दुर्भाग्य ये है कि हमें इसका पता बहुत देर से चला। कल रात अचानक हार्ट अटैक पड़ा और हम उन्हें बचा नहीं सकते। पर जाते जाते उनके आखिरी शब्द थे, संगीता, मेरे बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना, उसका ध्यान रखना। ये सुनते ही संगीता के कानों में मानो एक तेज धमाका हुआ हो। उसके हाथ से अस्पताल की फाइलें गिर गई और वह वहीं कुर्सी पर ढह गई। नहीं, ये झूठ है मनोज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ टूट रही थी और हर शब्द में दिल फाड़ देने वाला दर्द था। अस्पताल का माहौल सन्नाटे में डूब गया और संगीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दुनिया, उसका सहारा, उसका हमसफ़र, सब कुछ एक पल में छिन गया था। घर में अभी भी मातम का साया था, लेकिन 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि निर्मला जी और रूपा ने अपना असली रंग दिखा दिया। रूपा कमर पर हाथ रखकर तमतमाई आवाज़ में बोली, बहुत हो गया तेरे रोने धोने का ड्रामा। अब अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। तू तो सच में अनाथ है और हमें भी अनाथ बना दिया। मेरा भाई, हमारा सहारा, सब छीन लिया तूने। निर्मला जी ने भी जहर घोला। हाँ, बचपन में अपने माँ बाप को खोया, अब शादी होते ही पति को। अब और किसका काला साया बनेगी? तेरे कदम इस घर में पड़े और हमारे घर की खुशियाँ चली गई। संगीता संभालते हुए अपने आप को हाथ जोड़कर रो पड़ी। माँ जी, ये जुल्म मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपकी सेवा करूँगी, हर आदेश मानूंगी। आखिर मैं इस घर की होने वाली वारिस को जन्म देने वाली हूँ। कहाँ जाऊँगी मैं ऐसी हालत में? निर्मला जी ने ओठ बीच कर ताना मारा। वारिस? तेरा बच्चा इस घर का वारिस बनेगा? भूल जा, इस घर में तेरा कोई हक नहीं और तेरे पेट का बच्चा भी यहाँ जगह नहीं पाएगा। निर्मला जी और रूपा गुस्से में दरवाज़ा खोलकर संगीता को धक्का देकर बाहर करने ही वाली थी
कि निर्मला जी का चेहरा तमतमाया हुआ था। आज ही इस अपशकुन को घर से निकाल फेंकेंगे। तभी बाहर से एक गाड़ी रुकी और एक ठाट बाट वाला आदमी हाथ में फाइल लेकर अंदर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, रुक जाइए, मैं एडवोकेट शर्मा मनोज जी का वकील हूँ। निर्मला जी ने बहुत चढ़ाकर पूछा, वकील? यहाँ किस लिए आए हैं आप? वकील ने फाइल खोली और साफ शब्दों में बोला, मनोज जी जब अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें पता चल गया था कि वह ज़्यादा समय जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी समय उन्होंने एक वसीयत बनवाई थी। इस वसीयत के मुताबिक ये घर, उनकी सारी जायदाद और बैंक की रकम, सब कुछ संगीता जी और उनके होने वाले बच्चों के नाम पर है। दरअसल यह घर मनोज का ही था, उसने अपनी कमाई से खरीदा था। यह सब सुनते ही रूपा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। निर्मला जी की आंखों में जैसे खून उतर आया। वकील ने चारों ओर देखा और कहा, मैं कागज देने आया था, लेकिन लगता है यहाँ तो कुछ और ही नाटक चल रहा है, और ये नाटक अब यहीं ख़त्म होगा। अगर एक मिनट भी संगीता जी को परेशान किया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। संगीता के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। अब बाजी पलट चुकी थी। वसीयत के कागज मिलते ही संगीता के तेवर बदल गए। जो बहू कल तक चुपचाप जुल्म सहती थी, आज घर की कानूनी मालकिन बन चुकी थी। उसने सीधी आंखों में आंखें डालकर निर्मला और रूपा जी से कहा, अब इस घर में किसका हुक्म चलेगा, ये आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक आपको लगता था कि मैं मजबूर हूँ, तो भूल जाइए, अब मैं मजबूर नहीं, मालकिन हूँ। निर्मला जी तिल मिलाकर बोली, बहू ये तो क्या कह रही है, हम तो तेरे अपने हैं। संगीता ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अपने? जो अपने होते हैं वो गर्भवती बहू को घर से निकालने की कोशिश नहीं करते। आपने जो जहर मेरे दिल में भरा है, अब वही आपके लिए कड़वा सच बनकर सामने आएगा। फिर उसने नौकरानी कमली को आवाज़ दी, इन दोनों के कमरे से सारा सामान पैक करो और अभी इसी वक्त निकाल दो। रूपा चीखी, तू हमें इस घर से निकालेगी? ये कभी नहीं होगा। संगीता ने कागज हवा में लहराते हुए कहा, ये देख वसीयत, कानूनी हक, अब चाहे ये घर तुम्हारे सिर पर भी क्यों न गिर जाए, फैसला मेरा होगा। निर्मला और रूपा की हालत देखकर पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कल तक जिसे सताती थी, आज वही इनकी मालकिन बन बैठी है, वारे किस्मत। रोती सिसकती निर्मला जी और उनकी बेटी रूपा अपने गांव के उस जर्जर झोपड़पट्टी जैसे पुराने घर में आ पहुंची। वही घर जहाँ कभी उनके पास न तो पंखा था, न ढंग की चारपाई, बस टूटी दीवारें और टपकती छत। रूपा ने जमीन पर बैठते ही झुंझलाकर कहा, माँ ये क्या हो गया हमारे साथ? लगता है भैया को हमारे ऊपर शक हो गया था, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर दी। कल तक हम शहर में बड़े घर की मालकिन बनने का सपना देख रहे थे, और आज फिर इस गंदे बदबूदार घर में आ गिरे। निर्मला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी किस्मत ने हमसे सब छीन लिया। वो संगीता जैसी चालाक लड़की जिसे मैंने सोचा था 2 दिन में ठिकाने लगा दूंगी, आज उसने हमें ही ठिकाने लगा दिया। गांव में पेट पालने के लिए निर्मला जी घर घर जाकर छोटे मोटे काम करने लगी, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल पाता था। उधर कुछ ही दिनों में रूपा की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियाँ, चक्कर, कमजोरी। आखिरकार वो निर्मला जी उसे लेकर गांव के एक हकीम के पास पहुंची। हकीम ने जांच करके कहा, बधाई हो, ये माँ बनने वाली है। ये सुनते ही निर्मला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने माथा पीटते हुए कहा, हाय राम, बहू तो पहले ही घर उजाड़ गई, और तू तो बहू से भी बेकार निकली। बिना शादी के माँ बनकर तूने मेरा मुंह काला कर दिया, पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। रूपा ने जैसे ही उस लड़के को फ़ोन लगाया, उधर से उसके शब्द
जहर की तरह बरस पड़े। तू जैसी लड़कियां तो हर गली कूचे में प्रेग्नेंट घूमती हैं। पता नहीं ये किसका बच्चा है, पर बाप मैं नहीं हूँ। और सुन, मैं तुझसे प्यार तो क्या नफरत भी करने लायक नहीं समझता। तेरे जैसी अनाथ लड़की से कौन शादी करेगा। ये सुनते ही निर्मला जी और रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। गांव की औरतों की कानाफूसी, ताने और फब्दियां सब निर्मला जी के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। फिर एक रात उन्हें नींद नहीं आई, छाती में तेज दर्द उठा और सुबह होते होते उनका दिल हमेशा के लिए थम गया। अब रूपा सचमुच अनाथ हो चुकी थी। वो जो अपनी भाभी को हर वक्त अनाथ होने का ताना देती थी, आज खुद उसी दर्द से गुजर रही थी। आंसुओं में भीगी कांपती हुई रूपा ने अपने कांपते हाथों से भाभी संगीता का नंबर मिलाया। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ चली गई, मैं अकेली रह गई हूँ। अब हमारा जीवन कैसे कटेगा, मुझे अपने घर बुला लो। भाभी, मैं सच में बदल गई हूँ। संगीता का दिल पिघल गया। आखिर रूपा उसकी ननद थी, उसके दिग्वंत पति की बहन थी, और वो घर भी तो उसके भैया का ही था। बिना एक पल गवाए उसने कहा, रूपा अपना सामान बांध ले, मैं तुझे लेने भेज रही हूँ। घर पहुँचते ही रूपा ने भाभी को गले लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। भाभी, अब मैं कभी आपके साथ जुल्म नहीं करूँगी। मेरे पेट में बच्चा है। यह सुनकर संगीता चौंक गई। मेरी बात सुन रूपा, तू अबॉर्शन करा ले, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं भाभी, इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है, लेकिन मैं इसे खत्म नहीं करूँगी। इस बच्चे का क्या कसूर। मैं पार्लर का कोर्स जानती हूँ, ब्यूटी पार्लर खोलूँगी और अपने दम पर बच्चे को पालूँगी, जैसे आप अपने बच्चे को पाल रही हैं। संगीता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे भाभी ननद का रिश्ता प्यार में बदल गया। बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई और उस पुराने जख्म की जगह अब एक नई कहानी ने ले ली। संगीता और रूपा की दोस्ती, मजबूती और एक दूसरे का सहारा बनने की कहानी। दोस्तों, आपको संगीता का किरदार कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।